हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीवाई एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम आपको बताएंगे तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएं। हमने पहला लेक्चर देखा था जिसमें हमने आपको बताया था वेव क्या होती है और वेव के क्या प्रकार होते हैं। तो वेव के हमने दो तरीके से प्रकार बताए थे, एक माध्यम के आधार पर और एक कण के कंपन के आधार पर। तो एक प्रकार हमने बताया था कण के कंपन के आधार पर अनुप्रस्थ तरंग। तो हम क्या करते हैं, परिभाषाओं को अच्छी तरीके से समझने के लिए अनुप्रस्थ तरंग का ग्राफ खींचते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं पहले। ये क्या किया है हमने, अनुप्रस्थ तरंग का ग्राफ खींचा है, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कण है तो ये ऐसे विस्थापन कर रहा होगा और तरंग संचरण की दिशा किधर होगी, हमारी तरंग संचरण की दिशा इधर है। तरंग संचरण इधर हो रहा है हमारा एक्स अक्ष की ओर, और हमारे पास जो कण कंपन कर रहे हैं या विस्थापन हो रहा है पार्टिकल का, वो इस तरीके से हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा विस्थापन इस तरीके से हो रहा है। तो इस चीज को देखते हुए, ग्राफ को देखते हुए हम क्या करते हैं, तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो हमें आगे काम आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहली परिभाषा होती है आपकी आयाम। क्या होता है, आयाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड। इस एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, यह सीखते हैं हम पहले इस ग्राफ के थ्रू। तो हमारे पास क्या है, ये एक साइकिल है। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो तरंग है उसका वेव फॉर्म दिखाया गया है, या फिर बोला जा सकता है हमें एक ग्राफ बनाया है अनुप्रस्थ तरंग का, जिसमें हमने क्या किया है, तरंग संचरण की दिशा दिखाई है और कण कैसे विस्थापन कर रहा है उसको दिखाया हुआ है। तो आयाम क्या होता है, आयाम हमारा होता है किसी भी कण का या किसी भी तरंग के अंदर उपस्थित माध्यम के कण का अपनी साम्य अवस्था से, किधर, अपनी साम्य अवस्था से अधिक विस्थापन को आयाम कहते हैं। अधिक से अधिक विस्थापन होने को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई कण है तो इसका आयाम कितना होगा, नहीं तय कर सकते हम। तो इस तरंग के अंदर सबसे अधिक दूरी एक तो इधर तय की गई है और एक नीचे की तरफ तय करी गई है। तो जो नीचे की तरफ तय करी गई है इसको हम -a से प्रदर्शित करते हैं, और जो ऊपर की ओर तय की जाती है उसे a से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो a है, ये दूरी ही क्या कहलाती है, हमारी आयाम कहलाती है। इसको क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कि माध्यम के कणों का अधिक से अधिक विस्थापन, अपनी साम्य अवस्था से अधिक विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आयाम को हम a से प्रदर्शित करते हैं, जो हमने यहां आपको दिखा रखा है। तो इससे आगे चलते हैं हम दूसरी परिभाषा पर, जो कि क्या होती है हमारी आवर्तकाल। क्या होता है, आवर्तकाल। इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में टाइम पीरियड। आयाम को हम किससे प्रदर्शित कर रहे थे, आयाम को हम प्रदर्शित कर रहे थे a से, और आवर्तकाल को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल T से। तो आवर्तकाल क्या होता है, किसी कण द्वारा एक कंपन को पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। किसी माध्यम के कण को एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है, जिसे हम t से प्रदर्शित करते हैं। अब ये आवर्तकाल है तो इसका मात्रक जाहिर है सेकंड होगा। जैसे हमारे पास आयाम था, आयाम क्या था, एक दूरी थी या विस्थापन था, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसी प्रकार हमने आवर्तकाल का मात्रक क्या देख लिया, सेकंड देख लिया। तो हमें इससे क्या पता चला, आवर्तकाल का मात्रक भी पता चल गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से और समझते हैं कि ये कंपन हो कैसे रहा है पूरा। तो आप लोगों ने झूला देखा होगा, तो झूला क्या होता है, उसकी एक साम्य अवस्था होती है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, झूले की जगह आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम क्या होता है, घड़ी देखी होगी आपने, घंटे वाली घड़ी जिसमें पेंडुलम लटका रहता है।
उसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये कुछ पेंडुलम है, ये इसकी साम्य अवस्था है। अब इसको हमने क्या किया, विस्थापित करके एक जगह से छोड़ दिया। तो जब मैंने इसको इधर ले जाके छोड़ा तो ये इधर गया, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये पहले हमने इधर खींचा, खींचने के बाद ये क्या हुआ, आगे की तरफ आया और इसके बाद ये यहां पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद ये इधर अपनी मैक्सिमम दूरी तय करेगा और इधर मैक्सिमम दूरी तय करने के बाद ये फिर से कहां आ जाएगा, अपनी साम्य अवस्था में आ जाएगा। किसी कण द्वारा इस प्रकार चली गई दूरी क्या होती है, एक कंपन कहलाती है। तो एक कंपन कैसे होता है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई साम्य अवस्था थी, मैं इसको दूसरे मार्कर से आपको दिखाता हूं ताकि विजिबल हो सही से। मान लीजिए ये साम्य अवस्था है जो मैंने ब्लैक से करके दिखाया है, और जो कण कंपन कर रहा है वो क्या होगा, साम्य अवस्था से मान लीजिए पहले वो राइट में गया और राइट में अपनी अधिकतम दूरी तक जाने के बाद वो क्या हुआ, वापस आया। वापस आने के बाद वो फिर लेफ्ट में गया और लेफ्ट में अपनी अधिकतम दूरी तय करने के बाद फिर साम्य अवस्था में आया। तो इस दूरी को क्या कहेंगे हम, इस दूरी को कहा जाता है एक कंपन। इस प्रकार कण का एक जगह से दूसरी जगह साम्य अवस्था में वेरी होना क्या कहलाता है, एक कंपन। तो इस एक कंपन को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, हमारा आवर्तकाल कहलाता है। अब हमने इस प्रकार क्या सीखा, आवर्तकाल सीखा। अब आगे हम सीखते हैं आवृत्ति। क्या सीखते हैं, आवृत्ति। तो इसे हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं इसे। आवृत्ति इंग्लिश क्या होती है इसकी, फ्रीक्वेंसी। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है वेव के अंदर। आप जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे वहां फ्रीक्वेंसी को आप एफ से डिनोट करोगे, लेकिन यहां आवृत्ति को किससे हम डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो आवृत्ति क्या होती है, जैसे हमारे पास आवर्तकाल क्या था, आवर्तकाल क्या था, एक कंपन को पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल था। उसी प्रकार एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, या एक सेकंड में हुए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। यानी एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगी। तो इस प्रकार इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। जैसे कि अभी मैंने आपको चित्र में बनाया था कि एक कंपन कैसे हो रहा था, ये कोई साम्य अवस्था थी, यहां से साम्य अवस्था से कोई कण अपनी मैक्सिमम दूरी इधर तय किया, फिर इधर मैक्सिमम दूरी तय किया और फिर से उसी जगह आ गया। तो ये कितने समय में हो रहा है, अगर मान लीजिए ये एक से ज्यादा कंपन हो जाए और समय लगे केवल एक सेकंड, समय कितना लगे, एक सेकंड लगे, और कंपनों की संख्या कितनी है वो हमें ज्ञात हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति कहलाएगी। यानी कि एक सेकंड में ये जो विस्थापित हो रहा है कण, वो कितनी बार विस्थापित हो रहा है, वो क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो इससे आगे अब हम चलते हैं चौथी डेफिनेशन पर। चौथी डेफिनेशन होती है कला। क्या होती है, कला होती है चौथी डेफिनेशन, जिसे बोलते हैं हम फेज। इंग्लिश में आप लोग इसे फेज पढ़ते हो। इसका जो सिंबल होता है वो होता है फाई। क्या होता है, फाई होता है। इसका मतलब क्या होता है कला का, कला का मतलब ये होता है हमारे पास ये जो वेव है इसमें क्या बहुत सारे कण हैं, यहां भी कण है, यहां भी कण है, पूरे साम्य अवस्था में कण इसमें लगे हुए हैं और वो अपनी साम्य अवस्था के ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो ये जो कण कंपन कर रहे हैं, इनका अगर ये कण साम्य अवस्था से समय के साथ और दूरी के साथ, समय के साथ और दूरी के साथ एक साथ एक जगह कंपन करें तो वो क्या कहलाएगी, उसकी कला कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कला कहलाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैं अगर इनको डिनोट करूं, मान लिया हमने इसको पॉइंटों से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो यहां पर देखो आप लोगों को ये जो V और F दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, साम्य अवस्था से अधिकतम दूरी चले गए दो पॉइंट हैं।
साम्यावस्था से अधिकतम दूरी चले गए दो पॉइंट हैं और एक ही दिशा में चले गए पॉइंट हैं, तो ये बी और एफ क्या कहलाएंगे, समान कला में कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समान कला में कहलाएंगे, क्योंकि यहां पर जो साम्यावस्था में इनके पॉइंट थे या कण थे वो एक साथ एक साथ अपनी मैक्सिमम दूरी पर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, एक साथ अपनी मैक्सिमम दूरी पर, तो वो क्या कहलाएगा, समान कला में कहलाएगा। कला का वास्तविक रूप से मतलब होता है हमारा कि वो जो कण हैं उनमें जो कंपन पैदा हो रहा है, उन कंपनों में जो समय का वेरिएशन है वो कितना हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास ये दो मार्कर हैं और मैंने क्या किया, दोनों हाथों से लिखना शुरू किया। दोनों हाथों से मैं अगर लिख रहा हूं तो मैं जब दोनों हाथों से लिख रहा हूं तो कौन सा मार्कर साथ चल रहा है, कौन सा आगे चल रहा है, कौन सा पीछे चल रहा है, समय के अनुसार, वही क्या कहलाती है, कला कहलाती है। यदि मैंने यहां लिखा तरंग और दोनों हाथ से मैंने तरंग साथ साथ लिखा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा समान कला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समान कला। और मान लीजिए एक मार्कर से मैंने पहले लिखा, एक मार्कर से बाद में लिखा, तो वो क्या कहलाएगा, आगे जो पहले लिख रहा है वो क्या कहलाएगा, अग्रगामी कहलाएगा, और जो बाद में लिख रहा है वो पश्चगामी कहलाएगा। किसके संबंध में, कला के संबंध में। तो वही क्या हो जाता है, आगे आप लोग पढ़ोगे कलांतर, तो उनमें क्या होता है, कला का डिफरेंस हो जाता है। तो ये एंगल के रूप में भी पढ़ते हैं और समय के रूप में भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हुए, बी और एफ पॉइंट क्या हुए, समान कला में हुए। अब एक होती है विपरीत कला। तो विपरीत कला के लिए क्या होता है, हमारे पास जो पॉइंट दे रखे हैं या कण दे रखे हैं उनका क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो डी पॉइंट है, कौन सा, डी पॉइंट, इस डी पॉइंट और एफ पॉइंट की अगर हम आपस में तुलना करें तो ये किस कला में कहलाएंगे, विपरीत कला में कहलाएंगे, क्योंकि ये जिस समय नीचे जा रहा होगा ये एफ पॉइंट उसी समय कहां जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। ये हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है। तो यहां बी और एफ किस में थे, समान कला में थे। डी और एफ किस में थे, विपरीत कला में थे। डी और एच किस में है, ये भी समान कला में है। तो इस प्रकार ये हमारी किसकी डेफिनेशन हुई, कला की डेफिनेशन हुई। आगे अब बात करते हैं हम तरंग दैर्घ्य की, किसकी, तरंग दैर्घ्य की। वेवलेंथ, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा से हम तरंग दैर्घ्य को डिनोट करते हैं। तो मैं इसको क्या करते हैं, इसको मैं अनुप्रस्थ तरंग में और अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग दैर्घ्य की डेफिनेशन एक बार बता चुका हूं, एक बार फिर से आपको बताता हूं। हमारे पास यदि दो क्रमागत सुरंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। फिर से सुनिए एक बार, दो क्रमागत सुरंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसी तरंग दैर्घ्य की परिभाषा में अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में भी आपको दिया हूं। उसमें क्या दिया था मैंने, दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत विरलन के मध्य की दूरी अनुदैर्घ्य तरंग की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अब इसकी जनरल परिभाषा की बात करते हैं। तो जनरल परिभाषा क्या कहती है, यदि हमारे पास समान कला में उपस्थित कण, समान कला में उपस्थित क्रमागत कणों के मध्य की दूरी ली जाए तो वो किसके बराबर होती है, तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। देख लीजिए यहां पर, मान लीजिए ये डी और एफ, एच किस में बताए थे मैंने, डी और एच समान कला में बताए थे। तो ये क्या हो गया भाई, डी और एच जब समान कला में हैं तो इनके बीच की दूरी ही मैंने क्या बोला है, आपको बताया अभी, तरंग दैर्घ्य बताया। अब इसकी तुलना आप किससे कर सकते हो, अनुप्रस्थ तरंग के वेव फॉर्म से। तो जो अधिकतम विस्थापन नीचे की ओर होता था साम्यावस्था से, वो क्या कहलाता था, गर्त कहलाता था। अब भी तो ये वही है, गर्त और गर्त के बीच की दूरी लैम्डा, गर्त और गर्त के बीच की दूरी लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। तो उसी प्रकार ये वाली परिभाषा हमारी दोनों तरीके से सही हो गई कि समान कला में उपस्थित कणों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम तरंग चाल की। अगली डेफिनेशन देते हैं हम तरंग चाल की।
तरंग चाल, वेव स्पीड। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? स्मॉल v से इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। तो जो तरंग चाल होती है ये क्या होती है हमारे पास जो तरंग है उसके चलने की दर को, तरंग के चलने की दर को हम तरंग चाल कहते हैं, तरंग के चलने की दर को। यानी कि हमारे पास ये जो तरंग चल रही है ये कितनी दर से चल रही है, यानी कि ये कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है, वो क्या कहलाती है? हमारी तरंग चाल कहलाती है। तो इस प्रकार ये हमारी क्या हुई, परिभाषाएं कंप्लीट होती हैं यहां पर। तो इस प्रकार हमने आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, कला, तरंग दैर्घ्य और तरंग चाल की परिभाषाएं देखी। अब क्या करते हैं हम इसमें एक संबंध देखते हैं जो कि किसमें होता है, हमारा तरंग चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में एक संबंध होता है, उस संबंध को हम यहां प्रूव करेंगे। तो हमारे पास अभी हमने परिभाषा देखी थी तरंग दैर्घ्य की, तो तरंग दैर्घ्य की परिभाषा हम दूसरे तरीके से ऐसे भी दे सकते हैं कि एक कण एक कंपन जितनी देर में पूरी करे। आपको दूसरे तरीके से समझना है, मान लीजिए ये वाला कण है हमारा, ये एक कंपन पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? एक कंपन पूरा कर रहा है। अब ये एक कंपन जितनी देर में पूरा कर ले रहा है उतनी ही देर में तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। माना हमने ये एक कण जो है, माना इसको हमने x मान लिया, ये x कण हमारा t सेकंड में क्या कर रहा है? एक कंपन पूरा कर ले रहा है। तो इस t सेकंड में इस तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? हमारी लैम्डा। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो ये तरंग दैर्घ्य की हमारी इस तरीके से भी परिभाषा दी जा सकती है। तो अब हम सीधे पॉइंट पर बात करते हैं आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और तरंग चाल में संबंध के बारे में। तो इसे हम मिटा देते हैं। आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य एवं तरंग चाल में संबंध। यानी कि हमारे पास n, लैम्डा तथा v में संबंध। हमको ये संबंध देखना है। तो सबसे पहले जब हम ये संबंध ज्ञात करना है हमें, तो हम देखते हैं कुछ मानना पड़ेगा हमें। तो कैसे मानेंगे? हम मानते हैं, माना किसी कण द्वारा या माना किसी कंपन करते हुए कण, माना किसी कंपन करते हुए कण का आवर्तकाल t तथा आवृत्ति n है। तो हमने ये दो चीज मान ली कि कोई कण है वो कंपन कर रहा है, तो उस कण का आवर्तकाल कितना है? t है, और आवृत्ति कितनी है? n है। तो आप लोगों को परिभाषा बता ही चुके हैं आवर्तकाल क्या होता है और आवृत्ति क्या होती है, तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। अब हमारे पास ये कण के बारे में हमें चीजें पता चली। अब इस कण द्वारा उत्पन्न तरंग, क्या ये कण जब कंपन कर रहा है तो इसके द्वारा क्या होगी? तरंग उत्पन्न होगी। तो आगे अब हम लिखते हैं इस कण द्वारा, इस कण द्वारा उत्पन्न तरंग t सेकंड में लैम्डा दूरी तय करती है।
ये वाली बात भी हमने मान लिया कि हमारे पास जो t सेकंड है उसमें वो जो तरंग बनी है वो कितनी दूरी तय कर रही है, लैम्डा दूरी तय करती है। तो ये आपको परिभाषा से मैं अभी रिलेट करके भी बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको संबंध को डिफाइन कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ हमारे पास कि t सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है, लैम्डा। तो लिख लेते हैं आगे हम, अतः t सेकंड में चली गई दूरी बराबर लैम्डा। जब t सेकंड में हमने लैम्डा दूरी चली तो 1 सेकंड में कितनी दूरी चली जाएगी, 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर लैम्डा अपॉन टी। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी होगी, लैम्डा अपॉन टी हो गई। अब आपको जब 1 सेकंड में चलेगी दूरी कितनी हो गई, लैम्डा अपॉन टी हो गई। तो हमारे पास 1 सेकंड में जो दूरी चली जाती है वो किसके बराबर होती है, चाल के बराबर होती है। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टे समय। चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टे समय। इस वाले फॉर्मूले का अगर हम इस्तेमाल करें, अगर समय की जगह में 1 कर दूं, क्या कर दूं, समय की जगह 1 कर दूं, तो चाल किसके बराबर हो जाती है, दूरी के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है, दूरी के बराबर हो जाती है। और दूरी कितनी है हमारे पास, लैम्डा अपॉन टी। तो मैं इस चाल को क्या लिखूंगा भाई, चाल कितनी थी हमारे पास, हम जब v की बात कर रहे हैं तो चाल कितनी होगी तरंग की, v क्या होगी, v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी। तो यही क्या होता है, हमारा संबंध होता है, लैम्डा इज इक्वल v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। आपको एक संबंध याद रखना है कि जो आवर्त काल होता है वो आवृत्ति का अपोजिट होता है। आवर्त काल क्या होता है, अब आगे क्या करोगे, v इज इक्वल टू ऐसे लिख लेना, आगे हम बताते हैं, v इज इक्वल टू एन लेमडा, v इज इक्वल टू एन लेमडा, चूंकि 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एन। 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। अब ये हमारा संबंध हो गया v इज इक्वल टू एन लेमडा। अब सारी चीजें इसको हम क्या करते हैं, परिभाषा से रिलेट करा के दिखाते हैं आपको कि किसी कण द्वारा कंपन करते हुए कण का आवर्तकाल t ले लिया। जब आवर्तकाल t लिया है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो कंपन हो रहा है, एक कंपन होने में कितना समय लग रहा है, t सेकंड लग रही है। कितना समय लग रहा है, t सेकंड लग रही है। और आवृत्ति क्या है, n है, यानी कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं, n लग रहे हैं। तो इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो कि हमारे पास 1 सेकंड में, या फिर ऐसे बोलो कि आवर्तकाल क्या है, t। इसका मतलब क्या है, एक कंपन पूरा करने में लगा समय कितना है, t सेकंड, क्योंकि यही क्या था, आवर्तकाल था। यही आवर्तकाल की परिभाषा होती है। आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, आवृत्ति की परिभाषा होती है हमारी 1 सेकंड में, आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या। जो कि किसके बराबर है, n के बराबर है। तो हमारे पास क्या है, एक कंपन पूरा करने में लगा समय t, 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपन कितने हैं, n। अब इन दोनों चीजों को रिलेट कीजिए आप। हमारे पास n कंपन कितनी देर में पूरे किए जा रहे हैं, 1 सेकंड में पूरे किए जा रहे हैं। n कंपन 1 सेकंड में, तो एक कंपन 1 अपॉन n सेकंड में होगा या नहीं होगा, बताइए आप लोग। n कंपन 1 सेकंड में, तो एक कंपन 1 अपॉन n सेकंड में। इसको मैं क्या करता हूं, आपको अलग से, थोड़ा सा अलग से बताता हूं। आप इन दोनों चीजों पर गौर फरमाइए, ध्यान से देखना है आपको। हमारे पास क्या है, n कंपन 1 सेकंड में, तो एक कंपन कितनी देर में पूरा होगा भाई, 1 अपॉन n सेकंड में होगा या नहीं होगा। जब 1 सेकंड में n कंपन हो रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, n कंपन 1 सेकंड में,
n कंपन 1 सेकंड में, तो 1 कंपन 1/n सेकंड में। ये चीज क्लियर है। अब देखिए एक कंपन को कितना समय लगता है, t समय लगता है। कितना समय लगता है, t लगता है। तो ये t किसके बराबर हो जाएगा, 1/n के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये t किसके बराबर हो जाएगा, इसलिए t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n। क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n। कहां से आया ये प्रूफ, ये आया हमारा परिभाषा से। कहां से आया बच्चों, परिभाषा से। तो यही हमने क्या किया, v इज इक्वल टू n लेमडा, चूंकि 1/t किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो ये परिभाषा के थ्रू आपने दोनों चीज समझ ली। अब आप देखिए इस कण द्वारा उत्पन्न तरंग t सेकंड में लेमडा दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है, लेमडा दूरी तय करती है। तो तरंग दैर्ध्य की परिभाषा भी क्या होती है कि जो हमारा कण होता है उसको एक कंपन पूरा करने में लगे समय में चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो हमारा जो एक कंपन पूरा हुआ, तो एक कंपन पूरा होने में कितना समय लगा, t समय लगा। तो ये जो t सेकंड समय लगा है, इस t सेकंड समय में जो तरंग चली है वही क्या कहलाती थी, तरंग दैर्ध्य कहलाती थी। तो इस वाली चीज को हम ध्यान में रखते हुए हमें पता चल गया कि t सेकंड क्या है, हमारा जो एक कंपन पूरा हो रहा उसमें लगा समय है t सेकंड। तो एक कंपन पूरा होने में चली गई दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य, वही लेमडा है। तो ये जो पूरा हमारे पास संबंध आया है वो कहां से आया है, परिभाषा के थ्रू आया है। तो इस प्रकार आप लोग ये संबंध समझ गए होंगे। तो इस क्लास को हम यहीं बाइंड अप करते हैं। अगर ये हमारा पढ़ाया हुआ एफर्ट अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।